दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार मूवी को लेकर आया हूं जिसके अंदर सस्पेंस, हॉरर, मिस्ट्री, साइकोलॉजी सब कूट कूट कर भरा हुआ है। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपको अतरंगी नाम के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। मूवी हिंदी में है और मेरा सजेशन ये है कि एक बार इसको जाकर जरूर देखना। अब मूवी कितनी जबरदस्त है ये तो आपको आगे पता चलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है तितली नाम की एक बच्ची से, जो सुबह सुबह अपने दादू के कमरे में कुछ किताबें देख रही होती है। फिर वो अपने दादू से पूछती है, दादू क्या मैं ये किताब पढ़ सकती हूँ? लेकिन हम देखते हैं कि उसका दादू कहानी लिखने में इतना व्यस्त था कि वो उसको कोई जवाब ही नहीं देता। यहाँ देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई प्रोफेशनल स्टोरी राइटर हो। टाइपराइटर पर टाइप करते हुए वो एकदम से चुप रहता है और फिर जवाब ना मिलने पर तितली निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अब वो अपनी दादी के पास पहुँचती है और कहती है कि दादी, अब से मैं दादू से बात नहीं करूंगी। वो कोई जवाब ही नहीं देते, बस काम में लगे रहते हैं। उसकी दादी किचन में खाना बना रही होती है, जो मुस्कुराकर कहती है कि बेटा, जब तुम पढ़ाई करती हो तो क्या तुम्हें कोई डिस्टर्ब करता है? और करता भी है तो क्या तुम ध्यान दे पाती हो? तो सेम वैसे ही तेरे दादू इस वक्त अपनी कहानी में बिजी हैं। फिर वो बात कैसे करेंगे? इस पर तितली पूछती है कि दादी, दादू ऐसी कौन सी कहानियाँ लिखते हैं जो मम्मी पापा मुझे पढ़ने नहीं देते? मैंने उन्हें कई बार बोला लेकिन वो हमेशा मना करते हैं। तो दादी कहती है कि हाँ बेटा, वो इसीलिए क्योंकि ये बच्चों की कहानियाँ नहीं है और इन्हें समझना तुम्हारे लिए मुश्किल है। तो तितली नाराज होकर कहती है कि हाँ, आप सही कह रही हो, दादू इतने बोरिंग है तो उनकी कहानियाँ भी बहुत बोरिंग होगी, इसीलिए तो कोई नहीं पढ़ता। इस पर दादी हंसते हुए कहती है, नहीं बेटा, उनकी कहानियाँ शानदार हैं, लेकिन तुम बड़ी हो जाओ उसके बाद पढ़ना। तितली फिर से कहती है, दादू तो आपके हस्बैंड हैं, इसलिए आप उनका पक्ष लेंगी ही, पर पापा कहते हैं कि ये कहानियाँ बोरिंग है। तो दादी कहती है, बोरिंग नहीं, कुछ अजीब हैं। मैं तो उनकी हर कहानी पढ़ती हूँ, मुझे बोरिंग नहीं लगती। ये सुनकर तितली जोश में कहती है, चलो दादी, फिर मुझे भी दादू की एक कहानी सुनाओ। इस तरह वो दादी से जिद करने लगती है, जिस पर दादी पहले तो उसे मना करती है, लेकिन फिर तितली की रिक्वेस्ट करने पर मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो तितली को बाहर लेकर जाती है और एक चिड़िया के घोंसले की ओर देखते हुए कहती है, पता है चिड़िया अपने घोंसले कितनी मेहनत से बनाती है, इसलिए कोई भी उसे नुकसान पहुंचाए तो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वो कहती हैं कि इसी तरह ये कहानी भी एक ऐसी ही चिड़िया की है। अब ये कहते हुए सीन शिफ्ट होता है और हम उस कहानी के किरदारों को देख पाते हैं, जिसमें होते हैं दो दोस्त, एक लड़का जिसका नाम है बबलू और एक लड़की जिसका नाम है मिनी। हम देखते हैं कि वो दोनों एक स्कूटर पर कहीं घूम रहे होते हैं और रास्ते में बबलू अपनी दोस्त मिनी से एक लड़की की तारीफ कर रहा होता है कि कल मैंने एक बहुत सुंदर लड़की देखी, उसके बाल धूप में बहुत तेज चमक रहे थे और जहाँ से वो गुजर रही थी वो जगह जगह महक रही थी। इस तरह वो मिनी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ उसी जगह पर चलो और उसे मैं फिर से देखना चाहता हूँ। तो अब मिनी अपनी स्कूटर घुमाकर बबलू के साथ उस जगह की ओर चल पड़ती है। अब पूरे रास्ते बबलू उस लड़की की तारीफें करता रहता है, जबकि मिनी चिढ़कर कहती है कि मैं जा तो रही हूँ, लेकिन हमें जल्दी लौटना होगा वरना पापा डांटेंगे, और ऊपर से आज तुमने मुझे सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं करवाया। हम नोटिस करते हैं कि वो रास्ता सच में एकदम से सुनसान और डरावना था। इसी बीच थोड़ी दूर उन्हें एक चाय वाला और उसका कुत्ता नजर आते हैं। वो दोनों देखते हैं कि उस चाय वाले का एक ठेला वहाँ मौजूद था, लेकिन ये चीज मिनी के लिए हैरानी भरी थी कि आखिर इतने घने जंगल में इतनी अंदर जाकर चाय का ठेला कौन लगाएगा। लेकिन देखने पर उसे वो ठेला नया लगता है, इसलिए वो दोनों उतरकर चाय पीने चले जाते हैं। फिर चाय देते वक्त वो चाय वाला पूछता है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो मिनी कहती है कि कुछ नहीं भैया, बस अपना पेट्रोल खर्चा कर रहे हैं। इस पर चाय वाला उन्हें एक कहानी सुनाता है कि पिछले साल बारिश में कॉलेज के कुछ बच्चे यहाँ पिकनिक मनाने आए थे और फिर अचानक जोरदार बारिश और बिजली कड़की, जिसके बाद वो चीखने लगे। हालांकि मैं उनके पीछे पीछे गया, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। ये सुनकर अब मिनी थोड़ा घबराते हुए कहती है कि बबलू चलो यहाँ से, ये जगह खतरनाक लगती है। लेकिन बबलू कहता है कि अरे मिनी, वो जगह पास में ही है, चलो ना चलते हैं। इस बीच वो अपनी चाय फिनिश कर लेता है, जबकि मिनी अपनी अधूरी चाय छोड़कर वहाँ से उसके साथ आगे जाने लगती है। फिर थोड़ी दूर चलने पर मिनी उससे कहती है कि बबलू, अब सिर्फ 1 किलोमीटर और चलूंगी, अगर तब तक वो लड़की मिली तो ठीक, वरना वापस चलेंगे। अब बबलू इसके लिए राजी हो जाता है, लेकिन कुछ 100 मीटर आगे जाने पर ही उन्हें आगे का रास्ता खराब दिखाई देता है। अब पहले तो मिनी उससे आगे जाने के लिए मना करती है, लेकिन बबलू कहता है कि तुमने 1 किलोमीटर की बात की थी, फिर पीछे क्यों हट रही हो?
तो इस तरह अब वो दोनों स्कूटी रोककर जंगल में पैदल चल देते हैं। अब मिनी उससे पूछती है कि अगर वो लड़की मिल गई तो उससे क्या कहोगे और क्या बात करोगे। तो बबलू हंसते हुए कहता है, अरे यार, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। एक काम करना, तुम उसका नंबर मांग लेना, लड़की होने के नाते वो तुम्हें नंबर दे देगी। वेल, अब वो बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें वहाँ एक अबैंडन टावर जैसी जगह नजर आती है, जिसे देखकर बबलू कहता है, मिनी, शायद वो लड़की यहीं रहती है। अब ये सुनकर मिनी को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर कोई लड़की यहाँ कैसे रहती होगी, वो भी अकेले। साथ ही अब वो सोचने लगती है कि शायद बबलू उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। लेकिन तभी बबलू आगे बढ़ते हुए उस टावर का दरवाजा खटखटाने लगता है। कोई है? प्लीज बाहर आइए, हमें पानी चाहिए। इस बीच मिनी जब टावर को ध्यान से देखती है तो उसे चारों तरफ सफेद धागे लटके हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर उसे काफी अजीब सी फीलिंग आती है। उधर दूसरी तरफ जब वो चाय वाला अपना ठेला लेकर जाने लगता है तो उसे रास्ते में मिनी और बबलू का स्कूटर दिखाई देता है। अब वो यही सोचकर आगे बढ़ जाता है कि शायद वो दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होंगे और आसपास अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। उधर बबलू अब भी बार बार दरवाजा खटखटाता है, प्लीज खोलो, हमें सिर्फ पानी चाहिए। तभी मिनी वापस से नोटिस करती है कि बबलू का पागलपन बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो कहती है, बबलू, लगता है यहाँ कोई नहीं है और वैसे भी बारिश आने वाली है, चलो चलते हैं। लेकिन बबलू अब भी वहीं अड़ा रहता है और कहता है, बिना उस लड़की से मिले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा रुक जाओ। पर मिनी उसे धमकी देती है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं अकेले चली जाऊंगी, फिर तुम बारिश में भीगते रहना। लेकिन बबलू उसकी नहीं सुनता और फौरन टावर पर चढ़ने लगता है ताकि अंदर झांककर उस लड़की को देख सके। इसी बीच मिनी उसे डराने के लिए भाग जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आती है, पर इस बार बबलू वहाँ से गायब था। फिर मिनी सोचती है कि क्या वो अंदर चला गया होगा, क्या उस लड़की ने उसे अंदर बुला लिया होगा। इसलिए अब वो दरवाजा खटखटाती है और अंदर झांकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक बबलू की बॉडी ऊपर से नीचे आकर गिरती है और मिनी ये देखकर शॉक्ड रह जाती है कि बबलू पूरी तरह से जलकर काला पड़ चुका है, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। हम देखते हैं कि अब तक बारिश शुरू हो चुकी थी और इसी बीच वो चाय वाला भी वहाँ से गुजरता है, जो बबलू को ऐसे देखकर शॉक रह जाता है। वो मिनी से कहता है कि मैडम, मैंने चेतावनी दी थी, अब चलो यहाँ से। लेकिन मिनी उस सदमे में हिल भी नहीं पाती, जिसके बाद वो चाय वाला उसे जबरदस्ती ले जाता है। फिर सीन कुछ दिन के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ मिनी अखबार में बबलू की न्यूज पढ़कर बहुत गिल्ट में होती है कि वो उसे बचा नहीं पाई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो चाय वाला उसके पास कुछ सामान लेकर आता है, जिसके बाद वो दोनों वापस उसी जंगल की ओर निकल जाते हैं। अब उन्हें देखकर हम समझ जाते हैं कि असल में उनका प्लान उस टावर को पेट्रोल से जलाने का है। इस तरह वहां पहुंचकर चाय वाला कहता है कि मैडम, चलिए अपना काम शुरू करें, वरना वो वापस आ जाएगी और वैसे भी बारिश आने वाली है। इसके बाद वो दोनों अंदर बाहर पेट्रोल डालते हैं और इसी बीच मिनी दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। अब वहाँ उसे दो चमकते अंडे नजर आते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि ये असल में एक चुड़ैल का घोंसला था। यानी जो भी इस जंगल में उसके घोंसले में आता, चुड़ैल उसे मार डालती, जिसे लोग बिजली समझते थे। साथ ही यहाँ वापस आने से पहले मिनी ने थोड़ी रिसर्च की थी, जिससे उसे चुड़ैल का राज पता चला था और उसके बाद उसने चाय वाले से हाथ मिलाया था। खैर, अब पेट्रोल डालने के बाद मिनी कहती है कि भैया जल्दी से छुपो, वो कभी भी आ सकती है, इसलिए हम उसके आते ही आग लगाएंगे। पर इतने में बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वो प्लान बदलकर फौरन उस घोंसले को आग लगाने का सोचते हैं। और जैसे ही वो आग लगाने वाले होते हैं, तभी वो चाय वाला अपने कुत्ते की आवाज सुनता है, जो कि उस घोंसले के अंदर से आ रही थी, जिससे उसे लगता है कि चुड़ैल ने उसके कुत्ते को पकड़ लिया होगा। इसलिए वो बिना आग लगाए दरवाजे की ओर दौड़ता है और चिल्लाता है, मेरी भुरिया को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस तरह वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नहीं खुलता। तभी मिनी चिल्लाती है, भैया टाइम नहीं है, जल्दी वापस आओ। और शायद आखिर में वो उस घोंसले को आग लगा ही देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और दादी की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ तितली अपनी दादी से पूछती है कि क्या मिनी ने उस घोंसले को जला दिया था दादी। तो दादी कहती है, नहीं बेटा, उस वक्त बारिश इतनी तेज हो गई कि वो उसे जला नहीं पाई, बारिश के कारण वो आग फौरन ही बुझ गई। इस पर तितली कहती है कि बड़ी बुद्धू थी वो, अगर मैं मिनी होती तो कब का जला देती, इतनी देर नहीं करती। ये सुनकर दादी उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन तितली वापस से कहती है कि दादी, मुझे तो ये कहानी बोरिंग नहीं लगी, चलो मुझे एक और कहानी सुना दो ना। अब दादी इसके लिए मना करती है, क्योंकि वो किचन के काम में बिजी थी। पर जब तितली बहुत रिक्वेस्ट करती है तो दादी उसे एक किताब थमाकर कहती है कि ये लो और खुद पढ़ लो। इस तरह अब तितली उस बुक की दूसरी कहानी पढ़ने लगती है, जिसका नाम था दी अम्ब्रेला अंकल। तो ये कहानी शुरू होती है एक पति पत्नी से,
जिसमें पति का नाम होता है केवट और पत्नी का नाम होता है सांवली। असल में सांवली प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से ये दोनों चेकअप करवाने के बाद हॉस्पिटल से अपनी साइकिल पर वापस लौट रहे थे। तभी सांवली को रास्ते में दो बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, जिन्हें वो अच्छी तरह से पहचानती थी। अब वो बच्चे अचानक उसके पास आते हैं और कहते हैं, मैडम आप स्कूल कब आएंगी? तो यहाँ हमें पता चलता है कि असल में सांवली एक स्कूल टीचर थी जो प्रेगनेंसी की वजह से अभी छुट्टी पर थी। अब वो उन दोनों से पूछती है कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मैं जल्दी ही स्कूल आने लगूंगी। तो वो दोनों बच्चे कहते हैं कि मैडम यही तो बात है, वो नई मैडम अच्छी नहीं है, बहुत चिल्लाती हैं, जिस वजह से सब बच्चे उनसे डरते हैं। अब ये सुनकर सांवली कहती है कि अरे ऐसा मत कहो, तुम लोग ध्यान से पढ़ाई करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, लेकिन फिलहाल घर जाओ, बारिश तेज है इसलिए बारिश में मत खेलो। तो इस तरह वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। फिर घर जाते वक्त अचानक केवट और सांवली का छाता अपने आप बंद हो जाता है। अब केवट उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि सांवली ठंड से कांप रही थी, लेकिन वो छाता जाम हो चुका था, जिस वजह से केवट के पास कोई उपाय नहीं था। इसलिए वो कहता है कि चलो घर चलें, मैं जल्द ही छतरी वाले चाचा से नया छाता ले आऊंगा। लेकिन सांवली उससे जिद करती है कि बार बार बारिश में मत भीगो, घर जाकर वापस चाचा के पास जाओगे तो फिर से भीग जाओगे, इसलिए तुम अभी चाचा के पास चले जाओ, तब तक मैं अकेली ही चली जाऊंगी, घर पास में ही तो है। हालांकि केवट उसको अकेले जाने से मना करता है, लेकिन सांवली अड़ी रहती है कि वो अकेले घर जा सकती है। इसलिए अब वो छतरी वाले चाचा के पास जाता है, जो कि काफी बूढ़ा था, लेकिन फिर भी इस उम्र में वो छाते बनाने का काम करता था। अब केवट उससे कहता है कि चाचा ये आपका छाता जाम हो गया, क्या आपने मेरा वाला छाता ठीक कर दिया? तो इस तरह हमें पता चलता है कि केवट का छाता तो पहले से ही खराब हो चुका था, जो उसने यहाँ पर सही होने के लिए डाल दिया था, और उसके सही होने तक चाचा ने उसको एक दूसरा टेम्पररी छाता दे रखा था। खैर, अब वो चाचा मुश्किल से चलकर बाहर आता है और उसका नया छाता उसे दे देता है। इसके बाद केवट उस छाते को खोलकर और बंद करके एक दो बार चेक करता है और फिर उस चाचा को पैसे देकर वहाँ से वापस लौटने लगता है। लेकिन तभी चाचा उससे कहते हैं कि पैसे क्यों दे रहे हो, वो तो तुम पहले ही दे चुके हो। तो केवट मन ही मन सोचता है कि मैंने पैसे कब दिए, क्योंकि उसे अच्छी तरह से ध्यान था कि जब वो छाता ठीक करवाने उस दिन आया था तो ना तो उसने उस दिन कोई पैसे दिए थे और ना ही आज कोई पैसा दिया था। लेकिन जब चाचा ही उससे कह रहे थे तो वो ज्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि भाई पैसे आखिर कौन बचाना नहीं चाहता। और इस तरह वो उस छाते को लेकर वहाँ से घर की ओर निकल पड़ता है, जबकि हम देखते हैं कि चाचा उस पुराने छाते को संभालकर एक जगह पर रख देता है। अब घर पहुंचकर केवट सांवली के लिए अपने हाथों से खाना बनाता है, क्योंकि वो आज भीग गई थी और आने जाने की वजह से वो थक भी चुकी थी। इसके बाद जब वो दोनों बैठकर खाना शुरू करते हैं तो अचानक सांवली की प्लेट में एक कॉकरोच निकल आता है, जिसे देखकर सांवली उससे कहती है कि लगता है आज कुछ ज्यादा ही तड़का लगा दिया है। और उस कॉकरोच को देखकर केवट कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी दूसरा बनाकर लाता हूँ। लेकिन सांवली कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी चीन में तो लोग क्या क्या नहीं खा जाते, उनको तो कुछ नहीं होता, और हमने तो कॉकरोच निकाल कर भी फेंक दिया, चलो अब चुपचाप खा लो। इस तरह अब वो उसी खाने को खाने लगते हैं और रात होने पर आराम करने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच दूसरे दिन दोनों को थकान और सिरदर्द हो रहा था, लेकिन दोनों को ही लग रहा था कि ये सब भीगने की वजह से होगा, इसलिए वो एक दूसरे को इस बारे में नहीं बताते। वहीं दूसरी तरफ हम उस चाचा को देखते हैं जिसकी पीठ पर तेज दर्द हो रहा था और इस वजह से वो अपनी कमर पर एक खास बाम लगा रहा था। अब रात होने पर और काफी कोशिश करने के बाद भी जब सांवली को नींद नहीं आती तो वो केवट को अपने पास बुलाती है। वो उससे कहती है कि आज मेरा बदन दर्द कर रहा है, पहले मुझे लगा कि सही हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, इसलिए शायद मुझे बुखार ही आ जाए। ये सुनकर केवट उससे कहता है कि सच कहूँ तो आज दोपहर से मुझे भी सिर दर्द है, लेकिन तुम इस बात से परेशान हो जाती, इसलिए मैंने तुम्हें बताने की जरूरत नहीं समझी। इस पर सांवली उससे कहती है कि मुझे क्यों नहीं बताया, आज हम भीग गए हैं इसलिए हम दोनों की तबीयत ढीली हो गई है, तुम अब जाओ और दवा लेकर आओ। इस तरह वो उसे घर में रखे एक बॉक्स के बारे में बताती है जिसमें सर दर्द और बुखार दोनों की दवाएं मौजूद थी, और फिर वो दोनों दवा लेकर आराम करने लगते हैं। इसके बाद सीन आधी रात पर शिफ्ट होता है, जहां हम चाचा को देखते हैं जिसके पास कोई उस पुराने छाते को लेने आया था जो सुबह उस केवट और सांवली ने इस्तेमाल किया था। अब वो चाचा उससे कहता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बहुत देर कर दी आने में। फिर उधर अचानक सांवली की नींद खुल जाती है, जो केवट से कहती है कि देखिए उधर कुछ रेंग रहा है, जरा चेक करो ना। इस तरह जब केवट दूसरे कमरे में देखता है तो वहाँ उसे कुछ नजर नहीं आता। फिर वो सांवली से कहता है कि कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर, तुम सो जाओ।
लेकिन फिर से सांवली कहती है कि देखो वो मेरे पैरों के पास है, हटाओ इसे। इस तरह अब केवट उसकी चादर को उठाता है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं होता। फिर सांवली फिर से कहती है कि यहाँ नहीं, थोड़ा और ऊपर देखो। तो इस तरह जब केवट उसकी वॉर्म की तरफ नजर करता है तो वहाँ उसे कुछ अजीब सा दिखता है और इतने में अचानक सांवली के हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेम मूवमेंट पर केवट के मुंह से भी कॉकरोच निकलने लगते हैं। सही में दोस्तों, ये सीन बहुत ही चिलिंग है। खैर, अब इसी तरह से ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर सुबह हम देखते हैं कि जो चाचा पूरी रात कमर दर्द से परेशान था, आज वो अच्छा खासा चल फिर रहा है, बल्कि वो उतना काम कर ले रहा है जो एक जवान आदमी करता है, एकदम फुर्ती से। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले केवट और सांवली की लाश घर से बाहर लाते हैं और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। फिर दूसरे दिन वो चाचा जंगल के एक बड़े पेड़ पर चढ़ता है जहां वो छाता लटका हुआ था। इसके बाद वो उस छाते को लेकर वापस अपने घर पर आता है और उसे रिपेयर करने लगता है। खैर, अब कुछ दिन के बाद वो चाचा फिर से कहीं जाता है और हम नोटिस करते हैं कि फिर से उसकी कमर का दर्द वापस आ चुका है। इस बीच अब वो उन दोनों बच्चों से मिलता है जो शुरू में सांवली से मिले थे। तभी एक बच्चा उनसे पूछता है कि चाचा, क्या आपने मेरे दादाजी का छाता ठीक कर दिया? वो आज मुझसे कह रहे थे कि मैं आपसे ले आऊं, तो क्या मैं ले जाऊं? ये सुनकर अब चाचा कहता है कि हाँ, मैंने तो वो कल ही ठीक कर दिया था, लेकिन फिलहाल तुम दोनों यहाँ आओ और मेरी मदद करो। मुझे घर तक ले चलो, वहीं से मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी का छाता दे दूंगा। तो अब इस तरह वो बच्चे उसे घर ले जाते हैं और फिर वहाँ से वो दोनों दादाजी का छाता लेकर जाने लगते हैं। लेकिन इतने में वो लड़की चाचा से कहती है कि हम दोनों एक छाते में कैसे आ पाएंगे, प्लीज मुझे भी एक छाता दे दो ना, मैं कल आकर लौटा दूंगी। अब चाचा उससे उसके लिए मना करने वाला होता है कि तभी उसे अपने कान में कुछ खुसर फुसर की आवाज सुनाई देती है जो शायद उसके लिए अनजान नहीं थी। लेकिन तभी आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अचानक से वो चाचा उस लड़की से कहता है कि ले जाओ, लेकिन कल आकर ध्यान से वापस कर देना। फिर हम देखते हैं कि हाथ में पकड़ते ही उस लड़की को उस छाते में चमकते सितारे नजर आते हैं और तभी अचानक वो बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो उस छाते को खोलती है, लेकिन फिर थोड़ी ही दूर जाकर वो खुद ही बंद हो जाता है। यानी शायद वो एंटिटी जो अब तक उस छाते के साथ रह रही थी और उन लोगों पर हमला कर रही थी, उसने अब उस बच्ची को अपना शिकार बना लिया था। जबकि बात करें उस चाचा की, तो वो शायद उन लोगों को उस एंटिटी के हवाले कर देता था, जिसके बदले वो एंटिटी उसे एक अच्छी सेहत देती होगी। अब ये दूसरी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन इस बार ये कहानी तितली को थोड़ा डिस्कम्फर्ट करती है, और करे भी क्यों ना, वो अभी छोटी बच्ची है और इस तरह की कहानियां बच्चों के दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इतने पर भी तितली खाली नहीं बैठती और उस बुक की अगली कहानी को पढ़ने लगती है। अब इस कहानी की बात करें तो ये कहानी थोड़ा फ्यूचर में स्टैंड करती है, जहां कई साल बाद धरती पर एक डेडली वायरस फैल चुका है और इंसानियत अपने सर्वाइवल पर है। इस वजह से लोगों की पॉपुलेशन कम हो चुकी है और कुछ लोग तो जंगल में रह रहे हैं, क्योंकि शायद शहर में उस वायरस का कहर ज्यादा है, जैसे हमने अक्सर ज़ोंबीज की मूवीज में देखा है। अब स्टोरी में गवर्नमेंट हेल्दी लोगों को चेतावनी देती है कि वायरस से पीड़ितों से दूर रहें और कहीं दूर निकल जाएं जब तक ये पेंडेमिक खत्म ना हो। खैर, अब आते हैं असली कहानी पर, जहां हम लिली नाम की लेडी को देखते हैं जो एक आदमी की डेड बॉडी को उठाकर अपनी कार की डिग्गी में रखती है। अब वो उस बॉडी को लेकर कहीं जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में टर्न लेते वक्त उसे एक अजीब सा लड़का दिखता है जो देखने में इन्फेक्टेड लग रहा था। अब वो लड़का लिली को देखकर सीटी बजाने लगता है, लेकिन लिली उससे डरती नहीं, बल्कि वो उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वो अपने टेंट पर पहुँचती है जो उसने जंगल के काफी अंदर बना रखा था। अब वो अपने बेटे को आवाज देती है जो उसके साथ यहाँ पर रहता था। वो कहती है, हंक तुम कहाँ पर हो, बाहर आ जाओ, मैं आ चुकी हूँ। तभी हंक कहता है, मैं जूजू के साथ खेल रहा था माँ, वो मेरा दोस्त है और उसका कहना है कि हमें जंगल के जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो हमारे साथी हैं। तो इस पर लिली उसे डांटते हुए कहती है कि उस जूजू की बातें मत मानो, वो जंगली जानवर हमें खा भी सकते हैं, इसीलिए अब आगे से उससे मत मिलना। अब दोस्तों, ये जूजू कौन है ये हमें दिखाया नहीं जाता और ना ही इसके बारे में हमें अभी कुछ बताया जाता है। अब आज रात हंक का जन्मदिन होता है, इसीलिए लिली उसके लिए पता नहीं कैसे लेकिन इस जंगल में भी केक बना लेती है और उसके लिए वो कुछ फलों और शहद का इस्तेमाल करती है। इस तरह अब केक काटकर वो दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इसी बीच हंक लिली से कहता है कि माँ, मैं अपने दोस्त जूजू को भी बुला लूं। तो लिली कहती है कि मैंने सुबह मना किया था ना, ये तुम्हारा जो भी दोस्त है इससे दूर रहो। इस पर हंक कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रही हो, वो तो एक बच्चा है, आखिर उससे हमें क्या खतरा है। तो लिली कहती है कि कुछ भी हो,
जो मैं कह रही हूँ बस उतना करो। और इस तरह वो उसे सुला देती है। फिर रात को जब हंक सो रहा होता है तो लिली को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। फिर बाहर जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि ये आवाज उसकी गाड़ी की डिग्गी से आ रही थी। और इस तरह हम समझ पाते हैं कि शायद वो आदमी अभी भी जिंदा था और मरा नहीं था। लेकिन आखिर लिली ने उसे क्यों पकड़कर रखा था, ये चीज अभी तक समझ में नहीं आई थी। खैर, अब वो उस आवाज को इग्नोर करते हुए वापस टेंट में सोने चली जाती है। इसके बाद जब सुबह होती है और हंक की आंखें खुलती हैं, तो उसे बाहर से जूजू की आवाजें सुनाई देती हैं। अब पहले तो हंक बाहर जाने से कतराता है क्योंकि उसकी माँ ने मना किया था, लेकिन आखिर है तो वो एक बच्चा ही, इसलिए वो जूजू के पास चला जाता है। हालांकि हमें अभी भी जूजू नहीं दिखाया जाता, लेकिन इस बार उसकी आवाज सुनाई जाती है जो कि एक इन्फेक्टेड बच्चे जैसी आवाज लग रही थी, कुछ कुछ स्पिरिट जैसी। खैर, अब जूजू उससे कहता है कि हंक, तुम्हारी गाड़ी में कुछ है, उसे खोलो। तो इस तरह अब हंक अंदर से चाबी लाकर उस गाड़ी की डिग्गी को खोल देता है और फिर वापस जाकर सो जाता है। हालांकि उसे उस जगह पर रुकना चाहिए था, लेकिन वो बस एक पल वहां रुकता है और वापस आ जाता है, जैसे उसे किसी ने हिप्नोटाइज किया हो इस काम को करने के लिए। अब बाद में जब लिली जागकर अपनी गाड़ी के पास जाती है तो वो देखती है कि डिग्गी के अंदर कोई नहीं है और साथ ही उस पर खून भी लगा हुआ है। फिर वो इस बारे में हंक से पूछती है तो वो बताता है कि माँ, मैंने ही डिग्गी खोली थी क्योंकि उसके अंदर से आवाज आ रही थी और फिर उसमें से एक आदमी निकला और उधर जंगल की तरफ भाग गया। यानी हंक उसे बाकी सब तो बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो डिग्गी उसने जूजू के कहने पर खोली थी। अब लिली उससे कहती है, बेटा तुम यहाँ रुको और यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद वो अपने हाथ में एक भाला लेकर उस तरफ जाने लगती है जहाँ वो आदमी भाग कर गया था। इस बीच वो उस आदमी का नाम लेकर पुकारती है, डेविड, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, देखो मैं आ गई। तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते थे ना, तो कर लो, आओ बाहर आओ। अब जैसे ही वो ऐसा बोलती है, उसी वक्त अचानक ऊपर से एक बॉक्स नीचे गिरता है जिसमें एक इंसानी दिल होता है जो अभी भी धड़क रहा था, जैसे किसी ने एक जिंदा आदमी का दिल बाहर निकाल कर रख दिया हो। अब ये देखते ही लिली फौरन वापस लौटती है और हंक के साथ सामान पैक करके उस जगह से निकलने लगती है। हंक पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं माँ? तो वो कहती है कि अब हम यहाँ नहीं रुक सकते बेटा, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। इस पर हंक कहता है, माँ, जूजू हमें जाने से मना कर रहा है। पर इस पर लिली उसे चुप रहने को कहती है और उसके साथ फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन इसी जल्दबाजी में उसकी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो गाड़ी को मिट्टी में से बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हंक को गाड़ी के पीछे से कुछ खुसुर फुसुर की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वैसे ही कहता है, अरे जूजू, तुम यहाँ भी आ गए। अब ये चीज जैसे ही लिली सुनती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर जब वो उस चीज को देखती है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इससे आगे क्या होता है ये हमें पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते ही तितली भी काफी डर जाती है। असल में वो भी उसी डर को महसूस कर पा रही थी जो कहानी के अंदर लिली महसूस कर रही थी। अब तितली डरते हुए दादी के पास किचन में जाती है, जहाँ दादी कहती हैं, तितली जाओ गार्डन से मिर्च तोड़ लाओ। तो तितली कहती है, नहीं दादी, रात में पेड़ से फल नहीं तोड़ते, उस पर भूत होते हैं। अगर रात में फल या पत्ती तोड़ेंगे तो हमें श्राप लगेगा। अब ये सुनकर उसकी दादी मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा, कभी कभी नियमों को तोड़ना पड़ता है, जैसे कि हमें अभी खाना बनाना है और खाना है, इसीलिए मिर्च के बिना हम खाना तो खा नहीं सकते, इसलिए जाकर ले आओ। तो अब तितली अपने गार्डन में मिर्च तोड़ने जाती है, लेकिन तभी अचानक अंदर दादी को उसकी चीख सुनाई देती है। फिर दादी फौरन वहां पहुंचती है और देखती है कि तितली गार्डन से गायब है। लेकिन फिर अचानक उसे कुछ दिखता है और वो उसको चुपचाप खड़े खड़े देखती रहती है। पर परछाई में हमें ऐसा कुछ महसूस होता है कि जैसे उस पेड़ ने ही तितली को अपने अंदर खींच लिया हो। अब सीन यहाँ से अचानक शिफ्ट होता है और हम तितली के दादाजी को देखते हैं, जो अपनी कहानी खत्म करके घर से बाहर आ जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर पहले जब तितली बाहर गई थी तब रात थी, लेकिन अब उसके दादाजी के आने पर बाहर सुबह का वक्त होता है। और तभी हमें समझाया जाता है कि असल में वो तितली और उसकी दादी इसी आदमी की कहानी का हिस्सा थे। यानी ये आदमी तब से एक कहानी लिख रहा था जिसमें तितली और दादी किरदार थे, और फिर उसने तितली और उसकी दादी के हिसाब से आगे की कहानी लिखी थी, जो हमें बीच बीच में दिखाई गई थी। अब हम देखते हैं कि ये आदमी धीरे धीरे बाहर अपनी चेयर की तरफ बढ़ता है, जो देखने में बहुत ही अजीब थी। इस तरह वो अपनी सारी कहानियां खत्म करके वहां समंदर को देखता रहता है, और इसी के साथ ये कई पहेलियों वाली मूवी खत्म हो जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर मूवी में चल क्या रहा था।
तो कुछ लोग समझेंगे कि वो बूढ़ा आदमी सच में तितली का दादा होगा। लेकिन मूवी की शुरुआत में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि जब तितली ने अपने दादाजी को आवाज दी थी तो दूसरी तरफ से उसके दादा की आवाज नहीं आई थी, बल्कि हमें इस वक्त इस राइटर की शक्ल दिखाई गई थी ताकि हमें ऐसा भ्रम हो कि वही उसका दादा है। फिर दूसरी कहानी में वो चाय वाला जब जंगल में मिला तो वो काफी अजीब था, क्योंकि जंगल में चाय का ठेला कोई क्यों ही लगाएगा। लेकिन वो शायद वहाँ पर उस चुड़ैल से मिला हुआ था, क्योंकि बबलू ने उसकी पूरी चाय पी ली, जिसके बाद वो पूरी तरह से उस लड़की के पीछे पड़ गया था, जबकि मिनी को अपनी चाय खत्म करने का मौका नहीं मिला, जिस वजह से शायद उस पर चाय का असर नहीं हुआ था और इसीलिए उसे बबलू का बिहेवियर अजीब लग रहा था। पर अब सवाल आता है कि अगर वो चाय वाला मिला हुआ था तो उसने बाद में मिनी की मदद क्यों की? तो इसका जवाब है कि उसने मदद की ही नहीं, बल्कि वो तो वापस मिनी को जंगल में ले आया था ये कहकर कि वो उसकी मदद करेगा। लेकिन वो कुत्ते की वजह से बीच में उसको छोड़कर भाग गया, जिस वजह से आग जलाने में मिनी को देर हो गई और दादी के हिसाब से वो भी मारी गई, यानी उस चाय वाले का प्लान सफल हो गया। फिर आते हैं अगली कहानी पर। तो वो चाचा उस छाते के जरिए लोगों पर जादू टोना करता था और फिर शायद उन लोगों की आत्मा उस स्पिरिट के पास चली जाती होंगी ताकि वो जिंदा रह सकें, और उसके बदले में वो स्पिरिट चाचा को फिजिकली कुछ दिन के लिए फिट रखती थी और जैसे ही उसकी भूख बढ़ जाती थी तो वो वापस से चाचा के शरीर में दर्द करवा देती थी, जिससे वो नए आदमी को उसके सामने लेकर आ पाए। फिर अगली कहानी में जो आदमी हमें शुरू में मरा हुआ दिखाया गया था वो शायद लिली का हस्बैंड होगा। लेकिन अगर वो उसका हस्बैंड था तो आखिर हंक उसे पापा क्यों नहीं बोल रहा था? उसने ये क्यों बोला कि वो आदमी जंगल की तरफ भाग गया? तो हो सकता है कि वो उसका पिता हो ही ना, बल्कि वो और कोई आदमी हो जो हाल ही में इन्फेक्टेड हुआ हो और इसीलिए लिली ने उसे कैद करके रखा हो। पर यह भी हो सकता है कि वो आदमी हंक का पिता हो, लेकिन हंक को इस बारे में पता ना हो, क्योंकि उसकी माँ उसे इस जंगल में बचपन में ही ले आई हो, जिस वजह से वो अपने दूर रह रहे पिता को ना पहचानता हो। क्योंकि एक बार भी वो मूवी में अपने पिता का जिक्र नहीं करता, जैसे कि वो ये जानता ही नहीं कि पिता होता क्या है। पर फिर बात करें जुजू की, तो वो अभी भी एक मिस्ट्री है कि आखिर वो चीज क्या थी और उसे इस कहानी में कैसे रिलेट किया जा सकता है कि वो भी एक इन्फेक्टेड बच्चा हो जो शायद अपनी उम्र के बच्चों पर हमला ना करता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इन्फेक्टेड लोग बच्चों पर हमला ना करते हों, क्योंकि डिग्गी से निकलने के बाद वो आदमी चाहता तो हंक पर हमला कर सकता था, लेकिन वो उल्टा जंगल में भाग गया था। इसलिए शायद इन इन्फेक्टेड लोगों को एक मैच्योर इंसान की जरूरत होगी, जैसे कि बड़े लोग। इसलिए आखिर में जब लिली ने जूजू को देखा तो शायद उसने लिली को भी मार दिया होगा। और फिर बात करें उस दिल वाले सीन की, कि शायद उस डेविड को भागते हुए किसी दूसरे इन्फेक्टेड आदमी ने खा लिया होगा, जिस वजह से उसका दिल ऊपर से बॉक्स में नीचे गिरा। खैर, आपके पास इसकी क्या थ्योरीज हैं, आप मुझे कमेंट में बताएं। वैसे हम लोग कमेंट्स में काफी कुछ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। और अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे भाई मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार और दमदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।